चलिए मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट क्या है तो आपको मालूम है, वैल्यू क्या है। जैसे एग्जांपल दे दूं, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्यासा है और थोड़ा सा पानी नहीं मिलेगा तो उसका जान निकल जाएगा। नाउ समवन परचेजेस ए बॉटल ऑफ वाटर फॉर हिम, कॉस्ट इज 20 rupees, बट वैल्यू ऑफ दैट वाटर इज very high for him. Are you getting? How much important you feel that thing or being is for you? That's the value. नहीं, जब कोई चीज का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है कॉस्ट से, हम उसको बड़े प्यार से ले लेते हैं। जब भी कोई चीज लेना होता है मार्केट से तो हम देखते हैं उसका वैल्यू कितना है हमारे लिए। सेम चीज दूसरों के लिए अलग अलग वैल्यू का होता है। जो घर में बैठा है, मान लो तुम लोग घर में हो, तुम नीचे गए दौड़ के और एक बोतल पानी लेके आ गए खरीद के। पापा बोले क्या लाए? ना 20 रुपया था, जेब में एक बोतल पानी ले आए। अरे क्यों लाए? क्योंकि घर में होते हुए एक बोतल पानी का वैल्यू काफी कम था। तब लगता है कि बेकार का पैसा वेस्ट गया, है कि नहीं? सो कॉस्ट और वैल्यू का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक बुक में कॉस्ट 100 rupees और 200 rupees, इफ यू वैल्यू इट प्रॉपरली, जो उसको पढ़ना है सीखना है उसके लिए तो उसमें से लाखों का करोड़ों का नॉलेज मिल जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग जो क्लासेस अभी कर रहे हैं, इफ यू वैल्यू इट मच मोर देन व्हाट यू पे फॉर इट और वट एवर इज द कॉस्ट फॉर इट, तो ऑब्वियसली आप बेनिफिट में रहोगे। जो जितना वैल्यू देगा उसको उतना फायदा मिलने वाला है उस क्लास का, हाँ कि नहीं, है कि नहीं? तो हाउ मच यू वैल्यू फॉर द क्लास, इफ यू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू मेक योर एंटायर लाइफ। ऐसे कुछ क्लासेस की कॉम्बिनेशन से जो नॉलेज मिलेगा, उसके चलते जो सक्सेस मिलेगा, उस सक्सेस के चलते जो आपको आगे की लाइफ में जो ट्रेजर्स मिलने वाले हैं, अगर वो वैल्यू कर पाओगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा है। लगेगा कि कुछ नहीं है। कॉस्ट क्या है? समथिंग यू आर पेइंग, पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग यू टू ड्रॉप यू हियर, आ रहे हो जा रहे हो, यू आर गिविंग सम टाइम, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, एंटायर कॉस्ट। और उसके सामने जो पढ़ रहे हो उसका वैल्यू, वो वैल्यू सिस्टम अगर इससे काफी ज्यादा है तो आपको क्या है, मजा आएगा, हाँ करने में बहुत फायदा है। जो वैल्यू नहीं दे रहा होगा उसके लिए कुछ मजा ही नहीं है, उसको कॉस्ट ही दिखेगा। सो कौन सा क्लास कितना कॉस्टली है मैटरेबल नहीं है, मैटर है कौन से क्लास कितना वैल्यूएबल है। कोई बुक नीचे गिर जाता है, 100 रुपया का बुक है, हम उसको पांव से उठाते हैं क्या? नहीं उठाते हैं, बट कॉस्ट इज 100 rupees। कॉस्ट से मतलब नहीं है, हम उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं क्योंकि जानते हैं बुक से मुझे बहुत कुछ जिंदगी में मिलने वाला है, नहीं? लेकिन सेम बुक को बुक स्टॉल वाले तो रख के चढ़ के दूसरा बुक निकाल देते हैं उसके ऊपर चढ़ के, उनका वैल्यू क्या है? 100 rupees है। या फिर वो बुक बिक जाएगा तो हो सकता है उनको 20 rupees का प्रॉफिट मिलेगा। सो द वैल्यू दे डिराइव फ्रॉम दैट बुक इज ओनली 20 rupees, द प्रॉफिट आउट ऑफ इट, रेस्ट तो उनका इन्वेस्टमेंट है। बट यू वैल्यू इट, यू हैव पेड 100 rupees, बट वैल्यूइंग इट इज इन थाउजेंड्स, है कि नहीं? कहने का मतलब है हर चीज का वैल्यू हमें समझना जरूरी है, और वही चीज हमें उस चीज का जो असलियत है बाहर निखार के बाहर लाता है। ठीक है, तो टेक एवरी क्लास वेरी सीरियसली। जान लो कि जो हम लोग कर रहे हैं इट इज जस्ट नॉट ए टाइम पास, वी आर एडिंग टू द गोल्डन फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर है उसके लिए हम जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, और एक समय आएगा जब ये सब की बदौलत आप इतना बड़ा किंग बन जाओगे, बाकी लोग आपको सामने छोटे पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा ना? सो ये सीख को हरदम याद रखना, हाउ मच यू वैल्यू एंड इफ इट इज मोर देन मच मोर देन द कॉस्ट देन यू आर रियली बेनिफिटेड, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? पैसा वसूल हो गया, मतलब उससे भी ज्यादा हो गया, है कि नहीं? हाँ ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा आर्टिकल दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स, और उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में घुसेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर,
वेक्टर एंड स्केलर। क्या आपको कोई जानकारी है इसके बारे में? क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? हाँ बोलो सर। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है, स्केलर में डायरेक्शन तुमको आता है? नहीं होता है। तो कोई वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। जिसको मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर नहीं कर सकते दैट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। यू मेजर मास इन टर्म्स ऑफ केजी। जिसको भी मेजर करते हैं इन सर्टेन यूनिट्स हम उसको मेजर करते हैं। तो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, you measure force in terms of newtons, so unit is newton, force is a measurable quantity. You measure length in terms of meter, तो length is a physical quantity. Distance, length is a physical quantity हुआ, है कि नहीं? You measure temperature in terms of Celsius और Kelvin में जो भी करते हो, proper unit में करते हो, तो that is a physical quantity. जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते हो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हो। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, कितना खुश हो? वो भी बोलेगा मैं भी खुश हूँ, मैं भी बोलूंगा मैं भी खुश हूँ। कौन ज्यादा खुश है कैसे पता चलेगा? कैन यू मेजर? नहीं, मैं आज बड़े गुस्से में हूँ, कैन आई मेजर? सर कितने गुस्से में? नहीं, कल मैं 60 गुस्से में था, आज मैं 85 गुस्से में हूँ। ऐसे कुछ बोल सकते? कोई यूनिट है उसका? नहीं। ये सब अब्स्ट्रैक्ट चीजें होते हैं, है ना। ये चीज बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? ये फूड बहुत डिलीशियस है, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। मेजर कर सकते हो कितना प्यार? तो मम्मी को ज्यादा, कुछ लोग पूछते हैं बचपन में, मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो कि पापा को ज्यादा प्यार करते हो? नहीं, मम्मी को 78, पापा को 63, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, बिकॉज यू कैनॉट मेजर, है ना। आफ्टर क्वांटिटीज कैनॉट बी मेजर्ड। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखते हैं? any quantity that can be measured is called a physical quantity. जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दूसरा हुआ स्केलर्स और फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज are the physical quantities that can be expressed, those can be expressed only in terms of values. जिसको सिर्फ किसी वैल्यू से हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। नहीं, एग्जाम्पल में सोचें, सपोज आप कहोगे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम नाउ, यू से इट इज ओनली 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा डायरेक्शन में? कोई डायरेक्शन है क्या? 28 बोलना काफी है। नहीं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यू से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। नहीं, जब आप बाजार से आलू खरीदने जाते हो क्या बोलते हो? गिव मी 2 kg पोटैटो। कि वो उठा के पूछता है किधर से दूं, ऐसे पूछता है? नहीं, मतलब मास ऑफ पोटैटो इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे ही क्या कुछ स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता सकते हो? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं बताया टेम्परेचर, मास, स्पीड। क्या आप लोग और भी कुछ बोल सकते हो?
लेंथ और डिस्टेंस, लेंथ से ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस और क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस रूम कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, सो वॉल्यूम उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है, एरिया, एरिया नहीं है, बताएंगे बाद में। एरिया का डायरेक्शन है, देखो तुरंत दिमाग में आ गया एरिया, हम बताएंगे। और बोलो, काफी चीजें हैं। टाइम, व्हाट अबाउट टाइम, आपका एज कितना है, आपको हो गए, इट इज नाउ 13 ईयर्स, कौन से डायरेक्शन में, उसका कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। यू आस्क अबाउट साउंड, साउंड एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हैं, बताओ। साउंड एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, साउंड एक टर्म है बस, ज्यादा साउंड हो रहा है, आज बहुत ज्यादा साउंड है, मतलब साउंड का इंटेंसिटी ज्यादा है। साउंड इज नॉट ए कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी, साउंड इंटेंसिटी, साउंड एनर्जी, साउंड वेलोसिटी, है ना, समझ में आ रहा ना, ऐसा। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कोई फॉर्मूला मालूम है आपको उसका, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ मास इंटू, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वो हाफ एम वी स्क्वायर में भी क्या है भाई, वेलोसिटी है कि स्पीड है, नो ये तो गड़बड़, ये स्पीड है। कोई बॉडी मास अगर इधर जा रहा है v स्पीड में, इसका जितना काइनेटिक एनर्जी है, इधर जाएगा v स्पीड में, उतना ही काइनेटिक एनर्जी है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी डायरेक्शन। मोरओवर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, इट मे बी थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। सो एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज, मैं इन जनरल लिखूंगा एनर्जी इंस्टेड ऑफ राइटिंग काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी ले लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया क्या, इज दैट क्लियर, यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, vectors are physical quantities which need a magnitude, जिसको आप वैल्यू कहते हो, है ना, and a fixed direction, a fixed direction to be completely expressed, completely expressed होने के लिए एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स्ड डायरेक्शन की जरूरत होता है। किसके लिए, इनके सब वेक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या, जैसे मैं बोलूं कि वेलोसिटी, सपोज हम कहेंगे वेलोसिटी, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, आपको बताना है कि मैं वेलोसिटी बोला कि स्पीड बोला। ए कार इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड। ए कार इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ये वेलोसिटी, बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग ए डायरेक्शन ऑल्सो, सो इट इज ए वेलोसिटी। समझ में आ रहा, हाँ। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, मैं कहता हूँ कि पुश करो उसको। जब मैं इसको पुश करने के लिए पूछता हूँ, तो आप पूछोगे कि बताओ सर जोर से पुश करे कि धीरे से, मतलब यू आर आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। दूसरा हुआ, हम बोल दिए चलो 10 न्यूटन फोर्स में पुश करो। अच्छा 10 न्यूटन में इधर को करूँ कि इधर को करूँ, तो भी पूछोगे। दैट मींस यू नीड टू नो ए डायरेक्शन आल्सो, है कि नहीं। सो टू एक्सप्रेस द फोर्स यू नीड टू एक्सप्रेस a magnitude as well as a fixed direction. So force is a vector quantity. आप बोले डिस्प्लेसमेंट, मैं कहता हूं कि इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करो, आप सामने बैठे हो, बोतल को डिस्प्लेस करो, अब बोलोगे इधर को करूं कि इधर को करूं, नहीं, कितना करूं, 1 मीटर करूं कि 2 मीटर करूं, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। तो हम एग्जाम्पल पे देखेंगे तो कहेंगे फोर्स, और क्या क्या लिखेंगे,
वेलोसिटी, और क्या क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बाद में हम लोग पढ़ने वाले एक टर्म है कॉल्ड एक्सीलरेशन। दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत सारे नए नए टर्म आएंगे, मोमेंटम, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जो लगते हैं कि स्केलर है लेकिन है वेक्टर, वो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। जैसे अस्मित बोल रहा था एरिया, यू नो एरिया इज ए वेक्टर, उसको प्रूव भी कर सकते हैं वेक्टर करके। फिलहाल आप जान लो अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक एरिया है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है मालूम है आपको? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया इज, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया इज दिस ज्योमेट्रिकल एरिया। डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड्स, ऐसे ऐसे करके आउटवर्ड्स, मतलब नॉर्मल टू दिस प्लेन। रिमेंबर एरिया इज ए वेक्टर। सर ऐसा क्यों हुआ? अब क्यों जानने के लिए आप लोग बहुत छोटे हो, और थोड़ा बड़े हो जाओ तो पता चलेगा। क्लास 9 में जब हम पढ़ेंगे वेक्टर, हाउ विल कैलकुलेट एरिया यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तब पता चलेगा कि ये वेक्टर है। समझ में आया? तो ध्यान रहे कि एरिया इज ए वेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं लिखना चाहूंगा। एरिया जो लगता है स्केलर लेकिन है ये वेक्टर। किसी एक वायर में करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, क्या कहोगे? करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? सर स्काइलर क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ना, तो लगना चाहिए वेक्टर। लेकिन याद रहे कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर बड़ा कंफ्यूज कर दिया, अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। सर क्योंकि क्या वो एक ही डायरेक्शन मूव करते इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं बेटा, इसलिए नहीं। किस लिए मैं अभी बता रहा हूं। अब ये स्टेटमेंट को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डैम श्योर एवरीवन नोज इट। कभी कभार लोग सोचते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है, ये गलत है। किसी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा, कोई जरूरी नहीं। गाय का 4 टांग है, सही, जिसका भी 4 टांग है वो गाय है कहेंगे तो गलत हो गया ना। कुत्ता भी तो हो सकता है, नहीं, बिल्ली भी तो हो सकता है। तो द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। तो फिर वेक्टर किसको कहेंगे उसका डेफिनेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे एनी फिजिकल क्वांटिटी having magnitude of any physical quantity having magnitude and direction, magnitude and direction is not necessarily a vector। अब तो तुरंत दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो वेक्टर को पहचानेंगे कैसे? हाँ, थोड़ी देर में आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर करके जानेंगे कैसे, समझ में आया? तो फिर एरिया को किस हिसाब से सर वेक्टर बोलते हैं? वही तो बोल रहे हैं। हाँ, सर मैंने कल पढ़ा था कि वो स्केलर क्वांटिटी इज ओनली पॉजिटिव एंड द फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता है क्या? हाँ, टेम्परेचर नेगेटिव भी तो होता है, नेगेटिव टेम्परेचर नहीं। हाँ, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, वो सही नहीं है। स्केलर क्वांटिटी भली भांति नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं और भी एक कॉमन टर्म छोड़ दिया जो अक्सर आता है, वो है प्रेशर। क्या बता सकते हो वेक्टर है कि स्केलर है? फोर्स बाई एरिया, फोर्स वेक्टर है, एरिया वेक्टर है? नहीं, ये स्केलर है, स्केलर है। बड़ा कंफ्यूजन है सर,
आप पढ़ाए कम, कंफ्यूज किए ज़्यादा। अब समझ में आ नहीं रहा है कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र करिए, आगे आगे देखिए। तो जब भी हम कोई एक वेक्टर को प्रेजेंट करने की बात आता है, वेक्टर को प्रेजेंट करने की बात आता है, वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात तय हो गया। तो कैसे पता करेंगे? वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए ढेर सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका हम लोग देखेंगे, वो है ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। यहां पर हम लोग कुछ सिंबल यूज करेंगे। अगर लिखना है हमें वेक्टर एफ, तो हम वेक्टर एफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विल मेक यूज ऑफ दिस सिंबल। वेक्टर के ऊपर एक एरो मार्क ऐसे दे देंगे, चाहे वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन हो, एक एरो मार्क ऐसे दे दिए, मतलब ये एक वेक्टर है। जिसके ऊपर एरो मार्क नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब से आगे ऐसे चलेगा। समझ में आ गया? अगर हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे पढ़ेंगे क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। समझ में आ रहा है? अगर कहीं में वेक्टर एफ लिखा हूं तो आपको इसको देख के पढ़ लेना चाहिए, क्या सर हैज रिटन वेक्टर एफ, हाउ टू रीड दिस? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि सपोज आई राइट लाइक दिस, जस्ट अ मिनट, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं तो आप क्या पढ़ोगे उसको? व्हाट यू इंटरप्रेट आउट ऑफ द स्टेटमेंट? आई एम गिविंग यू स्टेटमेंट लाइक दिस। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, मतलब समझ में आना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूं। इज इक्वल टू sum of magnitudes of A and B, ऐसा करके लिखा। मतलब ये स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर A एंड B इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। समझ में आ रहा ना? ये सिंबॉलिकल ट्रांसलेशन है यूजिंग दिस सिंबल्स। लिखने की अपना अपना तरीका होता है, तो वेक्टर में हम लोग ऐसे तरीके से लिखते हैं। क्या आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया? क्योंकि ऐसे ऐसे हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे, आगे इससे आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए क्या लिख रहे हैं, है ना? यस, यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। और से अपना माइक्रोफोन बंद कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा ऑन कर लेना। तेरे घर के पीछे गाड़ी जा रहा है, पुई पुई। हाँ, चलिए पॉइंट नंबर 2 में जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी कर रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन ग्राफिकल फॉर्म। ए वेक्टर in graphical form is represented by an arrow mark such that
length of arrow gives magnitude of the vector and arrowhead indicates the direction। क्या बात समझ में आ रहा है? Length of the arrow gives you the magnitude of the vector and arrowhead indicates the direction। क्या कहता है? कोई एक वेक्टर को अगर हम ऐसे लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं कि वेक्टर f इज इक्वल टू लाइक दिस, हम कहेंगे ये है वेक्टर f। तो वेक्टर f का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैसे पता करेंगे? जस्ट मेजर द लेंथ, just measure the length of the arrow mark, that will give you the magnitude और the arrowhead will indicate the direction। suppose मैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को मेजर करता हूँ, this length is going to represent what, the magnitude of vector f, मतलब जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। and arrowhead indicates the direction, इसको कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कितना सिंपल है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक एरो मार्क करो, कितना लंबा, जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतना। समझ में आ रहा है क्या? मैं अगर कहूंगा कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, आपको समझ में आया कि नहीं आया चेक करने के लिए। सपोज ऐसे हियर इज ए ब्लॉक केप्ट लाइक दिस ऑन ए फ्लोर, से इट इज ए स्मूथ फ्लोर, एंड सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कोई एक एरो मार्क ऐसे एक्ट कर रहा है, and that is what is a force acting on it, and here is another force acting on it. I name this force as F1 and this force as F2। क्या बता सकते हो ये ब्लॉक किधर को मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका लेंथ बड़ा है, लेंथ बड़ा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे ब्लॉक मूव्स टू लेफ्ट। समझ में आ रहा है? हर चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। बीट नंबर 3 जाने से पहले मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। सपोज मैं कुछ वेलोसिटी को लिखना चाहता हूं, v1 इज velocity of say 10 meter per second to east। v2 क्या है? v2 is velocity of say 12 meter per second, it is 12 meter per second to say northeast, say v3 is a velocity of say 15 meter per second, 15 meter per second towards 30 degree west of south। So I have written all these velocities, they are all vectors, you know, in words। मैं इनको ग्राफिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। So what to do? पहले आपको एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और उसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। I draw a vector like this। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर मैं वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया और इसको नाम दिया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे नाम दिया। चलिए ड्रॉ करते हैं वेक्टर को। v1 क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। टू रिप्रेजेंट v1 इन ग्राफिकल फॉर्म आई हैव टू गो फॉर एन एरो मार्क जिसका लेंथ कैसे होगा?
डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। कितना लंबा होगा, 10 यूनिट्स। इट इज कमिंग आउट टू बी 10 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। कितना लंबा खींचूंगा मैं, 10 यूनिट्स। क्या लिखूंगा यहाँ पर, V1 है ना। अभी अगर मुझे पूछा गया कि ड्रॉ V2 12 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, 12 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के साथ बराबर एंगल करते हुए हमें एक वेक्टर खींचना है जो कि दोनों के साथ बराबर एंगल कर रहा होगा। मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और ये हो जाएगा V2, और इसका लेंथ कितना होगा, 12 यूनिट्स। आई एम राइटिंग दिस वेक्टर्स इन ग्राफिकल फॉर्म। तीसरे वाले को देखो, वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ध्यान से देखना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, दिस इज साउथ एंड दिस इज व्हाट इज ईस्ट ऑफ साउथ, दिस इज वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट के तरफ 30 डिग्री, साउथ का वेस्ट के तरफ 30 डिग्री। मतलब आई हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर समथिंग लाइक दिस whose length will be something like 15 units। इसका लेंथ हो जाएगा 15 यूनिट्स, और नाम होगा V3, और एंगल होगा 30 डिग्री। वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब समझ में आया ना। हाँ, अगर मैं आपको कोई एक दूसरा वेक्टर देता हूं ग्राफिकल फॉर्म में, तो क्या आप उसको इन वर्ड्स लिख सकते हो? चलिए कोशिश करते हैं। मैं आपको एक दूसरा वेक्टर दे रहा हूं इन ग्राफिकल फॉर्म एंड यू टेल मी इन वर्ड्स। सबको तैयार करना बताने के लिए मैं देखता हूं। सपोज आई गिव यू ए वेक्टर लाइक दिस, और ये वेक्टर काफी छोटा वेक्टर है। चलो मानते हैं कि इसका नाम V4 है, और इसका लेंथ 8 है, और ये एंगल 20 डिग्री है। मैं इन वर्ड्स लिखना चाहता हूं, V4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, किधर को, Towards 20 degree. टुवर्ड्स North 20 डिग्री, North of west. नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नहीं, हाँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेल, आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब लिखना चाहोगे इसको, ठीक है, लिख लो। चलिए, अभी हमें समझ में ये आ गया कि व्हाट इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड हाउ यू रिप्रेजेंट इट इन ग्राफिकल फॉर्म। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी नोट कर लेते हैं। बीट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। सपोज सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम कहेंगे कि कोई वेक्टर आपको ग्राफिकल फॉर्म में इसे ड्रॉ करके दिया है f, आपको कहा गया ड्रॉ ए वेक्टर 2f, डबल ऑफ f, सिंपल सा है, वही करना है और इसका डबल ड्रॉ करना है कि नहीं। सो ऑब्वियसली विल कॉल दिस वेक्टर एज 2f। कितना सिंपल है। Sir, direction same. हाँ, f का डबल। मैं कोई फोर्स लगा रहा था, आपको डबल करो फोर्स को, तो डायरेक्शन तो वही रखोगे, खाली मैग्नीट्यूड को डबल करोगे। डबल डायरेक्शन को करते हैं क्या, डबल तो मैग्नीट्यूड को करते हैं। 2f का मतलब हुआ डायरेक्शन रहेगा सेम, मैग्नीट्यूड लेंथ डबल हो जाएगा। 3f कहेंगे तब भी कर सकते हो, नहीं? तो बताओ ये वेक्टर को आप क्या कहोगे। सपोज आई ड्रॉ ए वेक्टर जो दिखने में कुछ ऐसा है, सॉरी, सपोज द वेक्टर दिखने में कुछ ऐसा है, इस वेक्टर को आप क्या कहोगे, -f। ये उसका उल्टा है, हम कहेंगे 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, इस सेम एज -10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शन है ना, इसलिए तो माइनस कर सकते हैं। अगर इस वेक्टर को f कहेंगे, ये इसका इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट लिखेंगे -f। समझ में आ रहा है क्या? दिस वेक्टर इज नेम्ड -f। अगर आपको कहा गया ड्रॉ करो -3f, -3f करने का मतलब क्या होगा, यू हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर whose length is 3 times -f and you say this is -3f। मतलब कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, f दिया हुआ है 2f, 3f, 4f, -f, -f/2, ये सारा हम बहुत ही आसानी से
ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि एफ अगर ऐसे हुआ तो माइनस एफ ऐसे होगा। नहीं, अगर हम कहेंगे कि कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार टुवर्ड्स वेस्ट? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? बात वही, तो ये माइनस है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। बिट नंबर 4 में देखेंगे, हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो मार्क होता है मैग्नीट्यूड। क्या किसी लाइन का लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है? मैं आपको कहूंगा ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ माइनस 5 सेंटीमीटर, कैन यू ड्रॉ? नो, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते, माइनस 5 तो ड्रॉ नहीं कर सकते। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। इफ लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया क्या? क्योंकि मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी वेक्टर कैन बी नेगेटिव बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको बेटर एग्जांपल देता हूं, ए कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, मैं क्या बताया? स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड, आई एम नॉट स्पेसिफिक एनी डायरेक्शन। ए कार इज मूविंग विथ माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, क्या बताया? स्पीड की वेलोसिटी। नहीं, कार माइनस 20 मीटर पर सेकेंड में कैसे जा सकता है? नहीं, इट इज ए इररिलेवेंट स्टेटमेंट, कोई इंपोर्टेंस नहीं है इसका। मतलब स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। यू रन विथ 4 मीटर पर सेकेंड, दौड़ सकते हो। रन विथ माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, मैं अगर कहूंगा रन विथ 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, आप दौड़ सकते हो। रन विथ माइनस 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, तब भी दौड़ सकते हो। माइनस 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट मतलब 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये बताना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? अच्छा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 10, क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर 2a? कितना होगा? a जितना लंबा था 2a उसका डबल लंबा था, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ ऑफ द एरो मार्क कितना होगा? 20। अगर मैं कहूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 3a? माइनस 30। सोचो, माइनस 3f मतलब इसका लेंथ नेगेटिव होगा क्या? इसका लेंथ इसका 3 गुना है, लेंथ का 3 गुना है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ रिप्रेजेंट्स माइनस 3f का मैग्नीट्यूड क्या है? इतना। अच्छा, f का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि माइनस f का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शंस आर अपोजिट। समझ में आ रहा ना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको पूछता हूं माइनस 3a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप क्या बोलोगे? 30। अगर मैं ऐसे पूछूं माइनस 4 ये चीज कितना है, तो आप कहोगे हाँ इट इज a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड टू माइनस 4। a का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, कितना है? 10 इंटू माइनस 4 इज माइनस 40। अब बोलो सर यहाँ पर नहीं हुआ, वहां पर हुआ। इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है क्या? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 4a माइनस 4a का मैग्नीट्यूड, ये कितना होगा? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? समझ में आ रहा है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज नॉट ए वेक्टर, दिस इज माइनस 4 मल्टीप्लाइड टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 4a, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्यों माइनस 40 हुआ, ये क्यों 40 हुआ, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। समझ में आया? ठीक है, मैं अभी आपको और आगे लेता हूं समझाने के लिए हाउ वी एड वेक्टर्स। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको नोट इट डाउन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हम वेक्टर की एडिशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें से बड़े इंटरेस्टिंग चीजें सामने आएंगी, ठीक है?
बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इतना आसानी से समझ में नहीं आता वेक्टर एडिशन। पहले मैं बताता हूँ दो तीन चीजें। हम भी जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने की कोशिश करेंगे, एडिशन सबको आता है, स्केलर क्वांटिटी का एडिशन सबको आता है, 20 + 30 = 50, but then there is some limitations। क्या? They must be of same unit। Can you add 5 kg with 2 meters? No, क्योंकि दोनों का यूनिट बराबर होगा तभी तुम ऐड कर सकती है, नहीं कि वैल्यू को वैल्यू ऐड कर दी, नहीं। तो पहला रेस्ट्रिक्शन क्या हुआ? When you are adding two physical quantities, they must be of same unit। ये सबको मालूम है, जाने अनजाने में अनरिटन स्टेटमेंट है, everyone knows। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन हुआ, both of them must be either vector or either scalar। You cannot add a vector with a scalar। यूनिट बराबर हो सकता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। यू कैनॉट ऐड, दे आर डिफरेंट। एक का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दूसरा का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यू कैनॉट ऐड। समझ में आ रहा है? यू कैनॉट ऐड 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट विथ 30 मीटर पर सेकेंड। नो, यू हैव टू नो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वन आल्सो। वेक्टर कैन बी एडेड टू ए वेक्टर, स्केलर कैन बी एडेड टू ए स्केलर। समझ में आ रहा है क्या? तो दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है? जोड़ेंगे कैसे जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है, जो हमें जरूरत पड़ेगा कि ए वेक्टर कैन बी एडेड ओनली टू ए वेक्टर ऑफ सेम यूनिट। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं अगर दोनों सेम यूनिट है। दूसरा हुआ, ऐड करते वक्त हमें पता चलेगा कि हाउ वी ऐड। चलो देखते हैं। सपोज हमें वेक्टर का एडिशन आता है, कुछ हद तक आता है, और आता है बोल के भी हमें आता है। चलो देखते हैं कितना तक आता है, कोशिश करते हैं। You will be surprised to see that you know a part of it, but you have never discovered that you know it। Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, सोचो, और दो आदमी इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं। एक पुश कर रहा है ऐसे विथ ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, दूसरा पुश कर रहा है ऐसे विथ ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। क्या बता सकते हो? कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? कितना हुआ? 14 न्यूटन, है कि नहीं? एवरीवन नोज। हम पुश कर रहे हैं, ये पुश कर रहा है, दोनों मिलकर पुश कर, टोटल फोर्स हो गया 14 न्यूटन। सपोज आई चेंज द फिगर नाउ, मैं फिगर को बदल देता हूं। आई टेक ए सिमिलर फिगर हियर, but instead of 8 Newton acting from this side or 6 Newton acting from this side, मैं क्या करता हूँ, मैं 6 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, और वो भी कुछ अलग तरीके से। सपोज आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस। क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? 2 Newton east। 2 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। दोनों फोर्स आ रहे हैं, दो फोर्स आ रहे हैं। इस केस में हो गया 14 न्यूटन, ये फोर्स हो गया 2 न्यूटन। मतलब कोई अगर कहेगा एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, टेल द नेट फोर्स। अब आंसर बोल सकते हो क्या? अनलेस अनटिल यू नॉट स्पेसिफाई देयर डायरेक्शंस, है कि नहीं? और अगर डायरेक्शन बताया भी तो हम बता सकते हैं कि इस केस में ब्लॉक इधर जाएगा, इसका जो नेट फोर्स है वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, इतना लंबा 14। इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो कुछ दूसरा होगा, कितना होगा? इधर को होगा नेट फोर्स। इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो भी एक वेक्टर होगा, लेकिन छोटा सा होगा, है कि नहीं? नाउ यू सी द नेट फोर्स इज डिफरेंट इन द टू केसेस। दोनों केस में नेट फोर्स अलग अलग है। क्यों? क्या फोर्स सेम नहीं है? नहीं, सेम फोर्स है, लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में थे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल था वो कितना था? 0। दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जबकि यहाँ पर एक इधर को था, एक इधर को था, तो आप कहोगे
थीटा कितना है 180 डिग्री, है कि नहीं। इसका मतलब एंगल बदल जाने से दो वेक्टर का जोड़ने का जो वैल्यू है वो बदल जाता है। सम ऑफ टू वेक्टर्स चेंज बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और हमें वेक्टर जोड़ना आता है कब, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। मैं अगर अभी केस को और भी पिकुलियर कर देता हूं और मैं आपको पूछता हूं कि बताओ कि सपोज कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि सपोज हम कहेंगे एक फोर्स ऐसा है, ये है ब्लॉक और ये ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं। एक फोर्स आया 6 न्यूटन वाला ऐसे और दूसरा फोर्स आया 8 न्यूटन वाला ऐसे। अब बताओ, यू डोंट नो क्या होगा, फोर्स मालूम नहीं है। फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। कोई टेबल को आप इधर से ढकेल रहे हो, कोई नॉर्थ की तरफ ढकेल रहा है, कोई ईस्ट की तरफ ढकेल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन कुछ गेस करते हैं क्या होगा। जो भी होगा, दो फोर्स को जोड़ेंगे, जो नेट फोर्स मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका एक डायरेक्शन भी होगा। हमें वो पता करना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड क्या है पता नहीं, बात कर लेंगे उसके बारे में। सोचो तो ये तीन केस में से कौन सा केस में ये ब्लॉक सबसे ज्यादा जोर मूव करेगा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। मतलब यहां पर नेट फोर्स 14 था, नेट फोर्स 14 था, इस केस में 14 है कि उससे कम है, कम है सबसे, ये 14 से कम है। नेट फोर्स कितना है मालूम नहीं, इतना मालूम है कि इट इज लेस देन 14। सबसे कम जोर कौन सा केस में मूव करेगा, सेकंड केस। यहां पर कितना था 2 न्यूटन, मतलब ये 2 न्यूटन से ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है। पता चला कि जो नेट फोर्स है वो 2 न्यूटन से ज्यादा होगा, 14 न्यूटन से कम होगा, लेकिन कितना होगा हमें मालूम नहीं है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है, उसके लिए भी तरीका ढूंढेंगे। मोरोवर कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये वाला फोर्स नहीं होता तो ये इधर जाता, ये वाला नहीं होता ये इधर जाता, दोनों है तो ये कुछ इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ ऐसे टेढ़ा जाएगा। नहीं, आप इधर को पुश करोगे, इधर को पुश करा जाएगा कुछ इधर को। तो डायरेक्शन भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन में मालूम नहीं, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है मालूम नहीं, लेकिन इधर को कहीं जाएगा। वैल्यू कितना होगा उसका, लेस देन 14, मोर देन 2। बट हमारा इंटरेस्ट है पता करने में कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन। तो हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। लेकिन जो सीख हमें यहां से मिला, वहां से हमें यह समझ में आया कि सम ऑफ टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स एंड द एंगल बिटवीन देम। यहां पर दोनों के बीच में एंगल क्या था, 90 डिग्री। तो पहला चीज समझ में आया, सम ऑफ टू वेक्टर्स, sum of two vectors depends on the sum of their on the magnitude of each vector and angle between them। सम ऑफ टू वेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर और स्केलर, वेक्टर ओनली। तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो सम वेक्टर हुआ वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सम वेक्टर डिपेंड्स मतलब सम वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच में क्या एंगल है। बिना एंगल बताए या बिना मैग्नीट्यूड बताए हम नहीं बोल सकते। कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, 6 न्यूटन 8 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा यू कैन नॉट से। आपको सेम डायरेक्शन होगा तो 14 मालूम है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 2 मालूम है,
और किसी भी दूसरा डायरेक्शन होगा तो 2 से 14 के बीच में तो रहेगा, क्योंकि 14 से ज्यादा हो नहीं सकता, 2 से कम हो नहीं सकता। क्या मेरा ये स्टेटमेंट अंदर जा रहा है? आर यू एबल टू डाइजेस्ट द स्टेटमेंट्स? अगर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का दो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, नेट फोर्स कैन नॉट बी मोर देन 14, कैन नॉट बी लेस देन 2। समझ में आया क्या? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। 2 फोर्सेस 10 न्यूटन and 22 Newton act on a body in different directions. Which of the following cannot be magnitude of नेट फोर्स? मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, चॉइस दे रहा हूं, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन, 35 न्यूटन, 11 न्यूटन। इनमें से कौन कौन सा फोर्स नेट फोर्स नहीं हो सकता? आप जानते हो कि जो नेट फोर्स होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 32 और मिनिमम कितना होगा? 12। तो आप देख रहे हो कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा कितना? 10 + 22 32। मिनिमम फोर्स कितना होगा? 12। तो क्या 11 हो सकता है? नहीं। 35 हो सकता है? नहीं। 18 हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है? लिखना ये है सॉल्यूशन में लिखना है कि जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी बिटवीन 12 न्यूटन। 12 कहां से है? 12 कहां से है? 12 कहां से है? 22 - 10, 22 - 10 और लेस देन 22 प्लस। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हुआ? C and D cannot be net force. नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड C और D नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे आपको। Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आया? समझ में हमें ये आया कि सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें समझ में आया ये हमें मदद करेगा समझने में कि वेक्टर क्वांटिटी है क्या। अभी कंफ्यूज कर रहे थे, व्हाट इज ए वेक्टर, व्हाट इज ए स्केलर? नहीं, व्हाई करंट इज नॉट ए वेक्टर एज दो इट इज हैविंग सम मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेक्टर का सही डेफिनेशन सामने आता है। नहीं तो लिखें सही डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन कहता है एनी फिजिकल क्वांटिटी which obeys rules of vector addition is called a vector quantity. Rules of vector addition क्या है? That the resultant or the sum of two vectors will depend on magnitude and direction of the magnitude and angle between the vector. जो इसको ओबे करेगा उसको हम वेक्टर कहेंगे, जो ओबे नहीं करेगा नहीं। ये कैटेगराइज कर दिए वेक्टर को हम लोग। खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने से नहीं होता है,
अब सोचो कि हमारे पास देखो कि कोई एक वायर है, सपोज फॉर योर इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यू कॉल दिस करंट एज I1, और ये एक दूसरा करंट है I2, कितना है 3 एम्पियर, और ये दोनों मिलके इधर से जा रहे हैं। आप कहोगे ये करंट है I3, कितना है, इट इज ऑब्वियसली I1 प्लस I2, और दोनों इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो दोनों मिलके इधर से जा रहे होंगे 8 एम्पियर। So you see, current is a physical quantity having magnitude and direction. यूनिट क्या है, एम्पियर। अच्छा, ये करंट इधर से आया, ये करंट इधर से आया, मिलके गया। I3 is the sum of the two currents, है कि नहीं? Sum of two currents, does it depend on the angle between I1 and I2? अगर ये एंगल को हम कम या ज्यादा करेंगे तो क्या ये वैल्यू बदलेगा? नहीं बदलेगा, जितना आ रहा है उतना ही तो जाएगा। इसका मतलब sum of two currents, though it depends on their magnitudes, but it is independent of the angle between them. So current is not a vector quantity, it is a scalar. क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? लिखेंगे as I3 is independent of theta, therefore current is not a vector. Current is not a vector. क्या बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सम ऑफ वेक्टर निकालने वाली जो रेस्ट ऑफ द थिंग है उसको अगले क्लास हम लोग खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। जय